Ancient Greece, which is known as the golden age of the human history. Hello and welcome everyone to the very first video of the Western Political Thought series. So आज हम पढ़ेंगे the features of the ancient Greek political thought. ठीक है, तो जो एंशियंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट है वो रेफ़र करता है आइडियाज़ और थ्योरीज़ जो कि बनाई गई अबाउट पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, स्टेट दैट वर डेवलप्ड बाय द एंशियंट ग्रीक्स. प्राइमरली जो सिटी स्टेट्स थे, बहुत सारे सिटी स्टेट्स थे एंशियंट ग्रीस में, बट स्पेशली स्पार्टा और एथेंस में. स्पार्टा और एथेंस की क्या इंपॉर्टेंस है ये तो आप आगे देखोगे वीडियोज़ में. एथेंस वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ द सोक्रेट्स एंड प्लेटो. एरिस्टोटल ने भी अपनी पढ़ाई एथेंस से करी थी. और स्पार्टा एक नेबरिंग एक सिटी स्टेट था जहाँ से जो प्लेटो थे उन्होंने अपना थ्योरी ऑफ एजुकेशन में बहुत सारे की पॉइंट्स वहाँ से उठाए. जो एंशियंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट का टाइम पीरियड है वो 500 AD से 500 BC के बीच में है. एंशियंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट को ओल्डेस्ट पॉलिटिकल थॉट ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है. इसका जो इन्फ्लुएंस है वो ना सिर्फ एंशियंट टाइम्स में था बट मॉडर्न टाइम्स में बहुत इन्फ्लुएंस है. सीधी सी बात है, तभी तो एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स हम इसको पढ़ रहे हैं. जो सिंपल रीज़न है जिसकी वजह से ये आज भी इतना पॉपुलर है और इतना लोग इसको पढ़ते हैं वो है कि जो उन्होंने थॉट दिए वो बहुत ही एज अ रैशनल माइंड से दिए. बहुत सेक्युलर आउटलुक था उनका, एक बहुत ही इफ़िशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम था उनके सिटी स्टेट्स का, जिससे लोग आज भी सीखते हैं और उनको अपनी डेमोक्रेटिक कंट्री में अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं. जो सिटी स्टेट थी वो सर्व करती थी एज ए लेबोरेटरीज जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे अबाउट वेरियस इंस्टीट्यूशंस की कौन सी फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन इज़ बेटर, मोनार्की इज़ बेटर, ऑलिगार्की इज़ बेटर, कौन सी फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन बेटर है. बहुत सारे डिबेट्स, डिस्कशन करते थे वहाँ पे. पॉलिटिकल थॉट और कुछ नहीं है, वो पॉलिटिकल फ़िलॉसफी ही है. पॉलिटिकल थॉट या फ़िलॉसफी बहुत सारे जो स्टेट के वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करता है, जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लॉ. अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट बार्कर जो है एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल थॉट बिगैन विथ एंशिएंट ग्रीक. ठीक है, अब फीचर्स पे आ जाते हैं. डेमोक्रेसी एंड दी पॉलिस मतलब सिटी स्टेट. तो जो कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी है वो हमको एक सिटी स्टेट्स जो एथेंस जो सिटी स्टेट है वहाँ से देखने को मिलता है. जो डेमोक्रेसी वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है. डेमोस जिसका मतलब है पीपल, क्रेटोस जिसका मतलब है पावर, जहाँ पे लोग पावर में हैं उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी. जो एथेंस था वहाँ पे एथेंस के सिटी स्टेट में मतलब सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते थे डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि सिटी स्टेट्स छोटे होते थे तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन वॉज ईजियर. अभी प्रेजेंट में तो हम रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं क्योंकि हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ना, इतने लोगों के लिए तो पार्लियामेंट में सीट नहीं है. तो अब वहाँ पे मोनार्की भी थी, किंग भी थे, पर ऑलिगार्की भी प्रेजेंट थी. तो एक बहुत स्टार कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है. जो सिटी स्टेट थी वो बहुत ही एक सेंटर था ग्रीक पॉलिटिकल लाइफ का, क्योंकि उसी के अराउंड थ्योरीज डेवलप की गई कि कैसे बनाया जाए थ्योरीज़ को, क्या सिस्टम हो कि जो वहाँ पे लोग हैं सिटी स्टेट में उनका वेलबींग इंश्योर किया जा सके. अब देखो, सिटी स्टेट का कंसेप्ट तो आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो अभी आप पढ़ लो. ये जो सिटी स्टेट थे वो इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ थे, इंडिपेंडेंट छोटी छोटी सिटीज़ थी जिनकी खुद की सोवरेन गवर्नमेंट होती थी, लॉ, कस्टम्स होते थे. और जो वेलबींग था वहाँ के लोगों का उसको सबसे क्रूशियल माना जाता था, ताकि वहाँ पे और वो लोग तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे कि कैसे जो है वेलबींग इंश्योर किया जाए. सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है वो पहली बार हमको ग्रीक सिटी स्टेट से ही देखने को मिलता है. और वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिटीजनशिप दे दिया हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती थी जब सिटीजनशिप दी जाती थी. सिटीजनशिप जैसे आज के डेट में तो ऐसा है कि हम इंडिया में बॉर्न हो गए हैं तो हम इंडिया के सिटीजन हैं, या अगर हमको सिटीजनशिप लेना है तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है. वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था. वहाँ पे सिटीजनशिप सिर्फ एडल्ट मेल्स को दी जाती थी, वो भी उनको जो फ्री थे, जो किसी के स्लेव नहीं थे. और उनसे बदले में ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो डिसीजन मेकिंग में, पब्लिक अफेयर्स में, वोटिंग्स में, पब्लिक ऑफिसेज होल्ड करें, पार्टिसिपेट करें जूरीज़ में. ठीक है, और उनका एक एक्टिव इंगेजमेंट जो है उसको एक ड्यूटी माना जाता था और उस इंसान की जो स्टेटस है कम्युनिटी में उसको इंश्योर करता था. वुमेन्स को, स्लेव्स को और फॉरेनर्स को इस सिटीजनशिप से बाहर रखा गया था. तो दो वहाँ पे डेमोक्रेटिक आइडियल्स थे बट येट एक हायरार्की हमको देखने को मिलता है. अब नेक्स्ट फीचर है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. ग्रीक थिंकर्स ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी एजुकेशन को. प्लेटो ने तो कंसेप्ट दिया था एजुकेशन का अपनी बुक द रिपब्लिक में, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे आगे. ग्रीक्स ने एम्फेसाइज़ किया कि जो
जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो प्रमोट कर सकता है मोडेस्टी को, सेल्फ कंट्रोल, पैट्रियोटिज्म को, नेशनहुड को वो इस्टेब्लिश कर सकता है। इसलिए बहुत इसेंशियल है कि जो प्लेटो ने ये कहा था कि इट इज़ वेरी इसेंशियल कि जो एजुकेशन है वो स्टेट कंट्रोल्ड हो। आज की डेट में हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी देखते हैं कि एजुकेशन प्रोवाइड करें, नहीं है। प्लेटो ने बोला कि एजुकेशन तो स्टेट कंट्रोल्ड ही होना चाहिए। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि सिटी स्टेट सिर्फ एक मॉरल या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं थे, पर साथ ही साथ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी थे। अब आगे नेक्स्ट फीचर है द कंसेप्ट ऑफ लॉ। ग्रीक्स पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने लॉ यानी कानून के बारे में एक्सप्लेन किया। ग्रीक्स का मानना था कि जो लॉ है वो बिलीफ, उनका मतलब ये बिलीफ था कि जो लॉ है वो रीज़न से इन्फ्लुएंस्ड होना चाहिए। हर जो कानून बना उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई तर्क होना चाहिए। ग्रीक्स मानते थे कि जो लॉ और जस्टिस है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और उनका मानना ये था कि कोई भी कानून जो है कोई भी जो न्याय है वो कानून के हिसाब से ही दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राजा ने बोल दिया तो न्याय हो गया, नहीं, कानून जो है वो उसका बेसिस होना चाहिए न्याय का। और ऐसा उन्होंने मतलब ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने कोई अगर लॉ बना दे तो वो पत्थर की लकीर हो गया, नहीं, अगर उसमें ज़रूरत है तो यू कैन अमेंड इट ऑल्सो, उसको आप इम्प्रूव भी कर सकते हो, ऐसा उनका मानना था। रैशनलिज्म, ग्रीक थिंकर्स बहुत रैशनल थे। सीधी सी बात है, सोचो उस टाइम पे सेकुलर आउटलुक रखना अपने आप में एक प्रैक्टिकल बात है। उनका ऐसा मानना था कि रीज़न जो है वो इंसान को हायर पर्पस के लिए मतलब वर्क करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम अपना पर्सनल या सेल्फिश इंटरेस्ट रखेंगे तो हम कभी सोसाइटी का भला नहीं कर पाएंगे। कोई भी अगर जज है, अगर वो सोचे कि मेरा रिलीजियस बिलीफ ये है तो मैं इसके हिसाब से मतलब कोई भी डिसीजन दूंगा, तो वो सीधी सी बात है कि वो तो फिर लॉ के अगेंस्ट हो गया ना। तो ग्रीक थिंकर्स का मानना ये था कि जो प्रिविलेज्ड पोजीशन है, जो हायर पोजीशन है, वो ऐसे लोगों को दी जाए जिनके पास रैशनैलिटी की पावर हो। उनका वो कोई भी ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे जो है जस्टिफाई ना हो पाए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रीज़न। उन्होंने बहुत एम्फेसिस दिया जस्टिस में भी। जस्टिस से उनका मतलब था कि कोई भी ऐसा सिटीजन जो अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपरली डिस्चार्ज कर रहा है और सोसाइटी के डेवलपमेंट की तरफ अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उसको वो बोलते थे कि वो जस्टिस कर रहा है। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो सोसाइटी के साथ न्याय नहीं कर रहा है। उनका मानना था कि जस्टिस ही एक ऐसी रेमेडी है जो किसी भी रेवोल्यूशन से या सोसाइटी में किसी भी तरह के झगड़े से हमें बचा सकती है। सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, अब देखिए जो ग्रीक सिटी स्टेट्स थे, दो उनकी एक यूनिफॉर्म आइडेंटिकल टेरिटोरियल लिमिट्स थी, एक सिमिलर टाइप ऑफ पॉपुलेशन थी, एक जैसी लगभग, बट येट वहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट प्रैक्टिस में थी। कहीं पे मोनार्की, कहीं पे एरिस्टोक्रेसी, कहीं पे डेमोक्रेसी, कहीं पे मोनार्की और ऑलिगार्की का ब्लेंड भी था। तो उनका मानना था कि ऐसा कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ट या सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं होती है, वही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ट है जो कॉमन गुड को सर्व करे। ठीक है, अब कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि जो ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे वो बहुत रियलिस्ट थे। उन्होंने पहले चीज़ों को समझने की कोशिश करी, फिर अपने सिटी स्टेट के हिसाब से उनके बेसिस पे थ्योरीज़ बनाने की कोशिश करी। बहुत ही आइडियलिस्ट लोग भी थे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उन्होंने जो पॉलिटिकल थॉट दिए उसके बेसिस पे आगे चल के बहुत सारे पॉलिटिकल थॉट दिए गए बाय डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू राइट एंड देन टू रिकॉर्ड, और क्योंकि अभी मैंने बताया नहीं है किसी को तो फिर मुझे छुप के रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो आप लोग प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि इसके बाद हम प्लेटो की थ्योरीज़ का सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।